भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका क्या है, ये बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, और आपको पता होगा कि 67वीं बीपीएससी जो पेपर कैंसिल हो गया, या कोई सा भी बीपीएससी का आप पेपर उठाएंगे, उसमें 70 क्वेश्चन करीब में प्रीवियस ईयर से रहते हैं। ओके, तो उसमें से अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांस पहले ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इस 70 में से शायद ही कोई ऐसा होता है जो गलत करके आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? कृषि के पास प्राचीनतम साक्ष्य, तो मेहरगढ़, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। कुछ विद्वान मेहरगढ़ पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ मानते हैं, तो हमें ये बस याद रखना है कि मेहरगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कृषि और पशुपालन का। ओके, और एक और जगह है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक एक जगह है, यहाँ से भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। ओके, तो जो मेहरगढ़ है ये कहाँ है? पाकिस्तान में अभी है, बलूचिस्तान में है, और ये लहुरा देव उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के नदी के तट पर स्थित मिलता है। ओके, तो 3 जगह हमने देखा, कोल्डीहवा देखा, लहुरा देव देखा और मेहरगढ़ देखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाणिक युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अगला है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो आप अगर नेशनल म्यूजियम गए होंगे दिल्ली में तो वहाँ पर देखा होगा कि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है हड़प्पा में, लाल रंग का। ओके, ये भी पूछता है, जैसे मौर्य काल में कौन सी मिलती है हमें? काले पॉलिशदार मृदभांड मिलते हैं, काली पॉलिशदार मृदभांड। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको छोड़ के। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कि इसके साक्ष्य तो मिले हैं हमें, लेकिन इसके बारे में हम कुछ पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। जैसे वैदिक काल है उसके लिटरेचर हम पढ़ पाते हैं, ऋग्वेद वगैरह, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के जो हमारे पास मिले हैं, एक शिलालेख मिला है जिस पर कुछ कुछ अंकित है, हड़प्पा पीरियड का चिन्ह वाला लिपि अंकित है, इसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, इसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन के काल के आधार पर होता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य जिसको हम पढ़ सकते हैं उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। और लेखन काल के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है, लेकिन हड़प्पा में चूंकि लेखन था उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। ओके, तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता: पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराव, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। असली मेहराव हमें दिल्ली सल्तनत के काल में मिलता है, और प्रथम ईंट से बनी इमारत का बोल सकते हैं हम। तो 5वां का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले स्थान पर चलते हैं, और पूजा स्थल वगैरह की प्रधानता इसमें नहीं थी, कला और वस्तु थी, लेकिन पहली बार हमें पक्की ईंट से बनी इमारत हड़प्पा के काल में ही मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो लोथल था। ये तो बहुत बार पूछा है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, नदी का नाम भी याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ये पूछा है आपसे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है ये। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। निम्न से किन हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? हल कहाँ से मिला है ये पूछा आपसे। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? पकी हुई मिट्टी से जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? टेराकोटा। मतलब मिट्टी का चीज़ बना के उसको आग में जब पका देते हैं तो वो टेराकोटा कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनावली से मिला है, हरियाणा में है बनावली। निम्न से किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये बहुत बार पूछा है, 66वीं बीपीएससी में भी पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काले कलर की चूड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये पूछा है आपसे। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, और 2 ऑप्शन हैं जिसमें है M.S. वत्स और B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ इसके उत्खनन से संबंधित नहीं है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 1934 तक माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A.N. घोष, J.P. जोशी इत्यादि।
B.A. स्मिथ हड़प्पा की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि बोगजकोई में क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या था, ये एशिया माइनर में है और ये क्या है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा ए। एशिया माइनर यानी कि अभी का इराक और तुर्की के इलाकों की बात हो रही है, वहाँ पर मिले हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर एक अभिलेख मिला है, उस पर मिलता है। ओके, बोगजकोई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, आपको पता है, ये ऋग्वेद में अंकित है। तो कहाँ पर हुआ था ये, तो परुष्णी यानी कि रावी, परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। और ये दशरथ के युद्ध जो हुआ था, इसमें संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन थे, एक राजा सुदास था, ने 10 राजाओं के एक संघ को हरा दिया था। राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हरा दिया था। उसमें अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, अतुर्वस ये संघ शामिल थे इस युद्ध में। अगला है कि 10 मंडल है ऋग्वेद में, उसे 9वें में सोम का वर्णन मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। 9वां मंडल, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोम स्पे का पर नामांकित देवता का समर्पित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सोम। 15 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है, जिसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र जी ने की है। तो गायत्री के रचयिता कौन है, विश्वामित्र जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 66वीं बीपीएससी में पूछा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वैशेषिक में किया है। कनाद का नाम आता है, कनाद ऋषि का नाम आता है, जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम, बाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, कुंडग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में। 540 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर जन्म की मृत्यु के निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमाली जो था उनके प्रथम शिष्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 पूर्व। जैन और बौद्ध धर्म हमने दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से कंप्लीट कर लिया है। केबीसी नैनो का अगर आपको बिहार समग्र करना हो तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ओके। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन स्थान किस स्थान पर दिया था। ये सबको पता है, सारनाथ में दिया था उन्होंने पहला उपदेश। प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हर साल ही बौद्ध से क्वेश्चन पूछता है। बुद्ध धर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो उनका कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में, मल्लो के प्रदेश में, कुशीनगर में। शुकर माधव के भोज पदार्थ खाने से उनका मृत्यु हो गई थी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी है, बौद्ध धर्म की। इसमें 3 बुक आते हैं, कौन कौन से आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। विनय पिटक में क्या है, विनय, नियम, विनय और नियम, इसको याद रखना, बौद्ध संघ के नियम है, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन हैं, सुत्त शुद्ध यानी कि वचन, ऐसे करके याद रखना। अभिधम्म पिटक क्या है, दार्शनिक। अभिधम्म बड़ा शब्द लग रहा है तो दार्शनिक भी बड़ा शब्द है ना। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर देखते हैं क्या दिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 से पूछा है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। इसमें क्या समान नहीं है, आत्मदमन। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के प्रतिप्रदा की बात करता है, यानी खुद को ज़्यादा कष्ट मत दो उसकी बात करता है, जबकि जो जैन धर्म है वो आत्मदमन पर आधारित है। सतलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागने की बात जैन धर्म में है। अगला क्वेश्चन, बोध गया बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो सी हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। इसको शशांक ने काट दिया था, आपको पता होगा, बंगाल का शासक था शशांक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। तो आजीविकों के लिए बनाया था, सम्राट अशोक ने पहले बनाया था, उसके बाद उनका वंशक दशरथ ने बनवाया था बराबर की पहाड़ियों को काटकर गुफा। ओके, अशोक के समय बराबर पहाड़ी में गुफा, सुदामा की गुफा, कर्ण चौबक नामक गुफा प्रसिद्ध है।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। और इसका क्या है, आजीवक संप्रदाय क्या मानते हैं? ये भाग्यवादी होते हैं। अर्थात क्या होता है भाग्यवादी? सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा, यही होता है आजीवक संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। मखलीपुत्र गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदाईन है, आपको पता होगा उदाईन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था ये हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदाईन द्वारा ही चयन किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है, निम्न से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो उदाईन नहीं बसाया था। इसमें आंसर यहीं पर लिखे हुए हैं, इससे आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल मत होना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि याद हो जाएं चीज़ें। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं कर रहे हैं कि आंसर देख के दिक्कत हो सकती है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा उत्तर बिहार के आसपास मुजफ्फरपुर मिथिलांचल का जो क्षेत्र है उस इलाके की बात हो रही है। वैशाली इनकी राजधानी थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। गणराज्य मतलब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहाँ पर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह थी, गिरिवज। पुराणों के अनुसार मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के प्रथम राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। उसके बाद गिरिवज अपनी राजधानी बनाया था उसने। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबसार हुआ था। बाकी आपको कहानी पता ही है। और उदाईन ने के लिए कहाँ पर आया था? पाटलिपुत्र आया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश था अजातशत्रु के वंश का नाम। पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे की हत्या करके आते थे। अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उदाईन। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आज ही जो हमने मौर्य कला कंप्लीट की है उसमें हमने इसको पढ़ा है, मौर्य साम्राज्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने बोला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार। इसको जरूर याद रखना। ब्राह्मी लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि होती है। भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैसे भाषा हमारी हिंदी है, लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि थी और उसकी भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है इसकी पुस्तक का नाम। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ही है। 38 का आंसर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस का दूत था वो। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। 39 का आंसर ए हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था, यूनान से आया था। अंतिम मौर्य सम्राट किसके बारे में हमें जानकारी किसकी मिलती है? अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में तो हमें मिलता है कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी? बृहदत्त की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका सेनापति था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। 41 से किस अभिलेख में रुद्रदामन के प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? और इस अभिलेख में सुदर्शन झील की कहानी है, जो आज हमने जो मौर्य साम्राज्य कंप्लीट किया उसमें हमने पूरा पढ़ा है। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्णित है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अशोक ने भी करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और रुद्रदामन ने भी करवाया था। इन 4 राजाओं का नाम सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ आता है। उसके समय में अलग अलग गवर्नर भी थे। निम्नलिखित राजाओं से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? खारवेल। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था, जिसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? इसके हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। खारवेल शासक था। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, राजभोटक वंश से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ई दिया है इसमें से कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। यानी कि इसका चेदी भी होगा और महामेघवाहन वंश भी होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। लेकिन ये गलत है, नहीं कहना चाहिए। ये उपनिवेशवादी सोच है। नेपोलियन बहुत बाद में आया है, 1800 ईस्वी के आसपास का है, जबकि समुद्रगुप्त बहुत पहले था। इसका आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हमें इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है वो भी हम देखेंगे। तो स्कंदगुप्त नामक शासक था जिसने हुनों को पराजित किया था। मिहिर और तोरमन का नाम आता है।
हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह पराजित हुए थे हुन। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र था और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की ओर गति को तेज कर दिया। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत भूमि हमने मौर्य साम्राज्य में ही पढ़ा है और आगे भी आता है अपरहत भूमि बार बार। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। जिस पर जंगल हैं अभी, उस समय पता ही है आपको, अधिकांश भाग में तो जंगल ही रहेंगे क्योंकि आबादी बहुत कम थी। तो अपरहत भूमि उसी को कहा जाता है। 47 नंबर है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? बहुत सारे चीनी यात्री का नाम आता है, जिसमें से सुंगयुन है, इसके बारे में पूछा है। तो 515 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व। ओके, कि कब की थी? 515 से 520 ईसा पूर्व। सबसे पहले कौन आता है? फाहियान आता है, उसके बाद सुंगयुन आता है, उसके बाद ह्वेनसांग आता है और फिर इत्सिंग आता है। ये 4 चीनी यात्री हैं। सबसे पहले फाहियान, उसके बाद सुंगयुन आएगा, फिर ह्वेनसांग आएगा हर्ष के समय में, और उसके बाद फिर इत्सिंग आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा 515 से 520 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। अभी मैंने बताया आपको, ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, और ये क्या है? ये कश्मीर का इतिहास है। क्या है? कश्मीर का इतिहास है। ओके, और इससे हमें क्या पता चलता है कि श्रीनगर राज्य, जो श्रीनगर है ये शहर है, उसकी स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र की रचना की है, राजनीति पर। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उदंतपुर, जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, ये सब तो पता ही है आपको, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। पालवन शासकों ने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म का तंत्रयान वाला शाखा है, यानी कि महायान शाखा के तंत्र मंत्र है, वज्रयान जिसको कहा जाता है, उसी का केंद्र था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार पूछा है ये। इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। 1197 से 98 तक था ये कर्नाट, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। और कर्नाटक शासनकाल को क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह थे इसके अंतिम शासक। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 53 है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो चुकी थी? इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र का जो समय था, उस समय अछूत की अवधारणा पूर्ण रूप से आ गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको पता है अलग अलग बौद्ध सभा अलग अलग समय में आयोजित की गई। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चारों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चौथी कश्मीर के बारे में पूछा है, तो ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। बाकी 3 कहाँ कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुई थी, और चौथी कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। आपको इसके अध्यक्ष के नाम भी सबको याद होने चाहिए। अध्यक्ष के नाम लिख के चिपका लेना, जरूर पूछता है। और चौथी जो थी, इसके महाकश्यप अध्यक्ष थे, और जो वो हैं, सॉरी ये तो चौथी नहीं, ये तो पहली की बात कर रहा है। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। चौथी के अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। ओके, चौथी के अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र, और इसको उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ओके, इसको जरूर याद रखना। प्रथम के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ओके, दूसरे के कौन थे? सर्वकामी, और इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, और यही तो दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वही पूछ लिया, महाकश्यप थे। वासुमित्र किसके हैं? चौथे के हैं। ओके, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु उस समय शासक था। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। जन्म कहाँ पर हुआ था उनका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने सारनाथ में। निधन कुशीनगर में हुआ था। इसको मैच कर लेना, इसका आंसर सी दिया है।
बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बहुत ईजी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध। बोध गया महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में महायान शाखा का जब उदय होता है, महायान शाखा, इसमें मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का विधि विधान है। इसी समय बौद्ध एक महापुरुष न होकर एक देवता बन गए थे और हीनायन में वो एक महापुरुष ही माने जाते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो ये कहाँ थी? वैशाली में। लिच्छवी अभी हमने पढ़ा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस किस में? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, और क्या दिया है? छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो छंदोग्य उपनिषद जो है इसमें हमें कृष्ण भगवान के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है कि कृष्ण नाम का कोई एक देवता था। ओके, जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें मिलती है जानकारी 16 महाजनपदों की। और भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, उसमें हमें मिलती है 16 महाजनपदों की जानकारी, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। ओके, तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 महाजनपद कौन थे आपको पता ही है। अगली बार से मैं थोड़ा पीडीएफ और स्पष्ट बना दूंगा। इस पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी किसी किसी को। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना का युग कौन सा है? तो उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी, कुमार गुप्त ने उसकी स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। अकबर ने लागू किया था। कहाँ से इसने ये कॉन्सेप्ट लिया था? तो मुगलों की दशमलव प्रणाली से लिया था, सॉरी मंगोलों के, मंगोल सैनिकों के जो दशमलव प्रणाली होता था, दशमलव प्रणाली, उससे इसने मनसबदारी प्रथा को सीखा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 वाक्य दिए हैं, कथन कारण पता ही आपको। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उदय। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या? दिए हुए विकल्प में ए और सी दोनों सही हैं। पाटलिपुत्र भी था, गिरिवज भी था, इसलिए इसका आंसर नहीं निकाल सकते। उस समय ई ऑप्शन नहीं आता था। प्राचीन महाजनपद का मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी पूछा है आपसे। और क्या दिया है आंसर? चंपा और अंग। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि पता ही आपको पाटलिपुत्र भी रही थी थोड़े दिन उदयन के बाद, और वैशाली भी थोड़े से दिन के लिए रही थी। चंपा और अंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्यों ने शासन किया था। धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। इसका नाटक का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त ने गुप्त वंश पर भी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। ओके, तो मौर्य और गुप्त दोनों पर इसने किताब लिखी है। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था? धनानंद। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो लकड़ियों का बना हुआ था। ये लकड़ी का उसका महाप्रसाद कहा जाता है, जिसको देखकर ह्वेनसांग ने बोला था कि इसको कोई इंसान नहीं बना सकता, ये देवताओं द्वारा बनाया गया है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी जी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीत लिया था, जिसमें दक्कन भी शामिल था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तभी हमने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की बात की थी। तो 76 का क्या आंसर दिया है? 76 का आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जहाँ से पता चलता है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ वही है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग तो सब सम्मिलित था ही। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको पता होगा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस इस समय अध्यक्ष थे। प्रथम के कौन थे? प्रथम का हमने देखा था वासुमित्र थे। और दूसरे के कौन थे? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने गलती कर दी। पहले का कौन है? महाकश्यप। दूसरे कौन है? तो शुभकामी।
शुभकामी। तीसरे कौन है? मोगलीपुत्र तीसरे हैं। चौथे के वासुमित्र और अश्वघोष, ये चारों के हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, आपको सबको पता होगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाएं। ओके, दाहिने से बाएं, इधर से इधर कौन सी लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका मूल संदेश ये सब था। राज्य के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धर्म, सहनशीलता। इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन कौन सा है? तो भाबरू स्तंभ लेख, जिसमें उसने मगध का सम्राट बताया है खुद को। अपने शिलालेख में अशोक समय तक किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 83 का आंसर बी हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर भी है, विदेश नीति के बारे में भी है, आर्थिक संबंधी बताया है कि राज्य का कैसा होना चाहिए, धन संचय के बारे में भी बताया है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और ये सप्त सिद्धांत हैं, इसको सीक्वेंस में ही याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले कौन आएगा? राजा आएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी भी राज्य के लिए 7 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। उसमें सबसे पहला है राजा। राजा तो होना ही चाहिए। अमात्य यानी कि मंत्री होना चाहिए। जनपद यानी कि जनपद होना चाहिए। दुर्ग होना चाहिए। कोष होना चाहिए। दंड या सेना बोल दो। और मित्र राष्ट्र जरूर होने चाहिए। ओके, 88 है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने 7 जातियां बोल दी थी। जो 7 असल में क्या थे? ये 7 पेशा थे, जैसे किसान, अहीर, उसने अलग अलग जाति बोल दिया, लेकिन ये सब क्या थे? ये पेशा थे 7। ये रहे दार्शनिक, योद्धा, कृषक और पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक एवं सभासद, ये 7 थे। और उसने 7 जो जाति बोली ना, वो 7 पेशा थे। और वैसे भारतीय समाज को उसने 7 में बांटा था। ये 7 कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसके लेखक अज्ञात है। इसका आंसर ई हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंडिका में उपलब्ध है। ओके, सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो इंडिका में है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इनमें से पूछा है। ओके, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, या फिर भीमकटविशेष या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो भीमकटविशेष जो था कनिष्क के वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था, तो उसी ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को प्रचलित करवाया। बहुत सारे स्वर्ण सिक्के चले। कला की गंधार शैली निम्न से किस समय फली फूली? तो कुषाणों के समय में फली फूली। कुषाण कहाँ पर राज करते थे? कुषाण वर्तमान विश्व के 7 देश मिला दो उस पर राज करते थे। सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन सब पर राज करते थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने आयोजित की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कण्व। कण्व वंश ने राज किया था। कण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया और वासुदेव ने नवीन राजवंश कण्व की स्थापना की थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 96 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त काल में पाटलिपुत्र का पतन हो गया था लगभग में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम दोनों जगह थे। पूर्व में ताम्रलिप्ति, पश्चिम में भरूच का बंदरगाह और कल्याण और कैम्बे, ये सारे बंदरगाह यूज किए जाते थे गुप्त काल में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों पर को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का गुप्त वंश ही होगा। 98 का ए ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आंसर देखते हैं। 98 का क्या हो जाएगा? ए ही होगा। गुप्त वंश ने ही सबसे ज़्यादा अनुदान दिए। इसके बाद भारत में क्या देखते हैं हम? सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद का उदय इसी के बाद शुरुआत होती है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका क्या आंसर है? ऊपर का छठा भाग 1/6। ये फिक्स था पूरे प्राचीन भारत में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्तों की देन सबसे अधिक है भागवत संप्रदाय के विकास में।
101 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये सबको पता है, ये आर्यभट्ट जी ने व्याख्या की थी। इसके अलावा अगर आप दृष्टि आईएएस के बीपीएससी के लिए बुक आती है बिहार स्पेशल, उससे हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से। केवीसी नैनो का बिहार समग्र ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए कौन जाने जाते थे। तो गुप्त काल में कौन थे, इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं इसको। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे, इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन के ऋषि हैं। सुद्रत गुप्त कालीन नाटककार साहित्य हैं और सौमिल गुप्त कालीन नाटककार हैं। यानी कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ओके, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। आगे क्या दिया है कि यदि भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में ये सही माना था, चूंकि गुप्त काल का 275 एडी श्री गुप्त से शुरू होकर सुश्रुत के मान्य काल 600 से 1500 से करीब 1000 वर्ष के बाद का, इसलिए सुश्रुत को गुप्तकालीन के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ई आंसर होगा। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। गुप्त काल के पहले बीपीएससी ने ए माना था, लेकिन वो गलत आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये सबको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। और ह्वेंसांग कब आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, 637 ईसा पूर्व के आसपास। ह्वेंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो मथुरा था। मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। और अगर दक्षिण भारत में बात करें तो उड़ैयूर तमिलनाडु का शहर, वो सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। कवि बाण निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाण भट्ट का किसके दरबार में थे ये, तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। कादम्बरी और हर्षचरित इनकी प्रमुख रचना है। चंडी शतक भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। इत्सिंग 671 से 672 ईस्वी के आसपास आया था, 671 से 672 ईस्वी के आसपास। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान की बात कर रहा है तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो कहा जाता है, उन्हीं के समय में की थी। चीनी यात्रियों का अगर मैं आपको क्रम बताऊं तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सबसे पहले नाम आता है फाहियान का। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्रम आता है फाहियान का आता है, उसके बाद से सुंगयुन का आता है, सुंगयुन। फाहियान के बाद सुंगयुन आता है, सुंगयुन के बाद ह्वेंसांग आता है, ह्वेत्सांग के बाद इत्सिंग आता है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे, गुप्त वंश के शासक। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किनसे था, तो जावा और सुमात्रा से था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि जावा और सुमात्रा से भारत के संबंध थे। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। किसने दिया था, तो पालवंशीय शासक देवपाल ने। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत एवं देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए कहा था, तो कौन था वो, बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि यानी कि अभी का सुमात्रा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे, तो मुसलमान। ये गलत तरीके क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने किया था। ओके, बख्तियार खिलजी ने विनाश किया था, उसका जला दिया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल वंश के जो शासक थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने 900 से 1050 के बीच बनवाए थे। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो जो है वो नागर शैली का प्रमुख मंदिर समूहों में से एक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना किया था। और ये वज्रयान शाखा जो है, वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म का, उसके लिए जाना जाता है, तंत्र मंत्र से संबंधित शाखा था, उसके अध्ययन के लिए। अगले पर चलते हैं और इसमें क्या फैक्ट दिया है कि इसका स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपांकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, ये तिब्बत भी गए थे। 114 नंबर है कि निम्नलिखित राजवंशों से किसने उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चोल चेर पांड्य यही 3 प्रमुख राज्य हैं जिनका संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है।
संगम युग में उड़ैयूर किस लिए विख्यात था? तो अभी मैंने बताया कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास यानी कि सूती वस्त्र, अभी मैंने बताया उड़ैयूर के लिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उड़ैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चोल शासकों की। देखो चोल शासक दो बार आते हैं, एक 1000 ईस्वी के आसपास आते हैं और एक संगम युग के समय पुराने चोल हैं, प्राचीन चोल भी हैं एक, और एक मध्यकाल में भी चोल आते हैं। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ये मध्यकाल वाला चोल है जिसमें हम पढ़ते हैं कि तंजावुर में मंदिर का निर्माण करवाया या श्रीलंका को जीता था राजेंद्र प्रथम ने, है ना। लेकिन एक पूर्वकालिक चोल भी है जिनका कहाँ पर वर्णन मिलता है? संगम साहित्य में वर्णन मिलता है। ओके, और यह कारी एवं वर्णम नामों से भी प्रसिद्ध था। उड़ैयूर संगम युग में उड़ैयूर कपास और सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस के निम्न में से लेखक कौन है? तो विशाखदत्त हैं। और इसमें किसका इतिहास है? मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का इतिहास है। और विशाखदत्त की एक और कौन सी किताब है जिसका मैंने कल भी नाम बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, तो देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्तों का इतिहास है। नाटक है ये दोनों। और बस यही है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये सबको पता होगा, चंद्रवरदाई जी हैं लेखक। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। स्वप्नवास वदत्त के लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भास हैं इसके लेखक, भास, स्वप्नवास वदत्त। इनके बारे में क्या है? भास के नाम से, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों में कौन सा है? प्रतिज्ञा योगंधरायन, स्वप्नवास वदत्त, उड़ुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र। इतना सबको याद नहीं रखना है। स्वप्नवास वदत्त जो है भास के सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है, इसको जरूर याद रखना आप लोग। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ये सबको पता होगा, कालिदास ने लिखा है। अगला है किराता अर्जुनियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 67वीं बीपीएससी में पूछा था ये, तो इसको लिखा है भारवी ने। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। व्यापारिक जो मार्ग हैं प्राचीन भारत के, उसके बारे में नहीं बताता है। तो मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, ये प्राचीन भारत के मार्गों के बारे में नहीं बताता है। ओके, अगला है कि, और इसका क्या दिया है आंसर पता ही होगा, मिलिंद पन्हो किसके बीच है? बौद्ध भिक्षु नागसेन, और मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं है। ओके, तो कहानियाँ अगर याद रखोगे इतिहास से जुड़े हुए तो अपने आप उसको फैक्ट्स आपको याद रखने में आसानी होता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी बताया था मैंने, बाण भट्ट जी ने लिखी है। और इनकी एक और बुक का क्या नाम है? कादम्बरी, क्लासिकल संस्कृत बुक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। ओके, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में करके किया था विजयालय ने। 850 यानी मध्यकालीन चोल की बात कर रहा है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध। तो चोलों का सबसे अच्छा देश में था पंचायती व्यवस्था, स्वायत्त ग्राम की व्यवस्था जो थी ना, ये सबसे अच्छा चोलों का ही रहा। और एक चीज़ के लिए चोल फेमस हैं, नेवी, जल सेना के लिए। बंगाल की खाड़ी को इन्होंने अपना झील बना दिया था, इतने शक्तिशाली इनके पास नेवी थी चोलों के पास। अगला है कि, और कहाँ से पता चलता है हमें इसके ग्रामीण व्यवस्था के बारे में? तो उत्तर मेरूर अभिलेख, इसको जरूर याद रखना। जब भी ग्रामीण शासन की बात आए, ग्रामीण स्वशासन की बात आए, पंचायती राज की बात आए, तो उसमें एग्जाम्पल में चोलों का जरूर डालना। और कहाँ से हमें पता चलता है? वो उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? फिर से आ गया स्थानीय स्वशासन, तो चोल हो जाएगा इसका आंसर। ओके, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत का मंदिर कैसा होता था? इस तरह के आकार वाले होते हैं, आप सभी को पता होगा। और इसकी खासियत क्या होती है? चारों तरफ से एक प्रांगण से घिरा होता है बड़ा सा। इस प्रांगण में एक छोटा सा तालाब भी होता है, और इसके गेट पर एक बड़ी भव्य प्रतिमा जैसी बनी होती है। इसका गेट बहुत ही अद्भुत होता है, जिसको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सारे मंदिर का स्थापत्य कला जरूर पढ़ के जाना अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो बीपीएससी के लिए। तो क्या होता था? द्रविड़ शैली के मंदिर में एक दीवार बना दो, और पिरामिड नुमा इसका वो होता था, इसका जो ऊपर का भाग बना होता था, ये गर्भगृह होता था। इसमें थोड़ा सा आगे एक मंडप भी होता था, है ना। और यहाँ पर एक ऊंचा सा गोपुरम बना होता था, प्रवेश द्वार के ठीक आगे नंदी का बड़ा सा मूर्ति बना होता था। दक्षिण भारत के द्रविड़ स्थापत्य का सबसे बेहतर नमूना कौन सा है? तंजौर का जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, उसको कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो गया है। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सबको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उस समय हमारी राजधानी लाहौर थी, लाहौर, ये आंसर हो जाएगा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। कहाँ पर है ये अजमेर में है। यहाँ पर पहले एक सरस्वती मंदिर था जिसको तोड़ कर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। अगले पर चलते हैं। कुतुबुद्दीन किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? सॉरी, माय मिस्टेक। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था इसको। यहाँ पर और भी लिखा है कि साहित्य से अनुराग था, स्थापत्य कला में भी रुचि थी, ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ में समर्पित किया। फ़क्रे मुदाबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था, एक विद्वान थे उस समय। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की है। हसन निजामी ने, इस बार पूछा था कहीं। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया और उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। लेकिन उसके बाद का जो शासक बना था उसका दामाद इल्तुतमिश, उसने उसको पूर्ण करवाया। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता व्यवस्था क्या होता था? इक्ता भी कहा जाता है इसको। जैसे अभी अपना भारत देश है, एक बिहार प्रांत है अपना, तो बिहार को एक इक्ता कहा जाता था उस समय। मान लो इक्ता में बांट दिया जाता था पूरे प्रांत को। अब छोटा सा ही प्रांत होगा, उसको इक्ता में बांट देंगे और उसका जो शासक हो क्या कहलाएगा? इक्तादार कहलाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इक्ता पद प्रदान किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका आंसर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो तबकाते नासरी से। मिन्हाजुस सिराज की बुक है ये, तबकाते नासरी। किसकी बुक है? मिन्हाजुस सिराज की। पर्शियन इतिहासकार है, पर्सिया कहाँ है? ये भी जो ईरान का इलाका है वही पर्सिया का इलाका था। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार पर हमले होने की बात करता है। इस बुक का नाम जरूर याद रखना। अगर आपको बीपीएससी के मेंस में भी लिखोगे ना आप आंसर राइटिंग, तो उसमें आपको स्रोत के रूप में बताना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग लिखने होते हैं। यूपीएससी ऐसे 250 शब्द 150 शब्द में नहीं लिखने होते हैं। बीपीएससी में आपको पूरा पेज भरने का भी बात होता है कई जगह, तो आपको स्रोत वगैरह भी लिखने पड़ेंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? सबको पता है, बख्तियार खिलजी ने। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आएगी ना कि बख्तियार खिलजी पर हमले का पहला विवरण कहाँ पर मिलता है, तो तबकाते नासरी बुक सब लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। जैसे तहकीक हिंद है, ये कई लोग मार सकते हैं, अलबरूनी की एक बुक है। अगला क्वेश्चन पे चलते। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन था। बलबन का राजत्व में हम क्या पढ़ते हैं कि शासक को बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल देवताओं के समतुल्य होना चाहिए, ऊंचे खानदान का होना चाहिए। बलबन क्या बोलता था कि जब मैं किसी नीचे कुल के आदमी को देखता हूं तो मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है। ये उसके राजत्व सिद्धांत में हमें लिखना होता है। कई बार क्वेश्चन ने भी पूछा है बीपीएससी ने कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को लिखिए। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में 2 ही शासक आते हैं जिनके राजत्व सिद्धांत पूछता है। किसका किसका? एक अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, क्योंकि यह नीची जाति से था, तुर्कों में नीची जाति, इसीलिए इनके शासन को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? और बलबन जो था वो भी चालीसा दल का सदस्य था और अपने बदौलत वो शासक बना था। ओके, तो इसलिए भी बलबन का राजत्व सिद्धांत और अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या होता है बंधुओं? तो राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि वो जब राज करने के लिए बैठा उसने शासक की छवि कैसे पेश की। ओके, जैसे बलबन ने खुद को ऊंची कुल का बताया, उसने बोला कि अफरासियाब वंश का हूँ मैं, वगैरह वगैरह, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उतना समय नहीं होता एक्सप्लेन करने का। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ही था, गयासुद्दीन बलबन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि जो शासन के लिए, जो सत्ता के लिए, जो सुल्तान के लिए अच्छा होगा मैं वही करूँगा, भले वो इस्लाम में लिखा हो या नहीं लिखा हो। समझ रहे हो इस सिद्धांत को? क्या उस समय तुम कल्पना कर सकते हो कोई ऐसा शासक जो इस्लाम के खिलाफ जाके भी काम कर सके? तो अलाउद्दीन खिलजी वैसा ही था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? बहुत बार पूछा है ये। जफर खां की मृत्यु हो गई थी। और बलबन का बेटा भी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मरा था।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव हारने के बाद शासन कर मतलब जब युद्ध में हार गया, उसके बाद इसने अपनी एक मूर्ति बनवाई सोने की, उसके गले में सोने का जंजीर डलवा दिया और उस मूर्ति को भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी के पास। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालिसा भूमि का मतलब क्या होता है? सुल्तान के डायरेक्ट प्रतिनिधि, क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान के अंदर की सीधे भूमि है ना, जो राजा के अंदर में होती थी भूमि, उसी को खालिसा भूमि कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि सबसे ज़्यादा बनी। खुद मुकद्दम चौधरी जो हम पढ़ते हैं कि उनको कमज़ोर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि साम्राज्य में विद्रोह ना हो। अगर जो विद्रोही होते हैं जब विद्रोह करते उनके पास धन ही नहीं होगा तो विद्रोह कहाँ से करेंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पर है ये? कुतुब मीनार के आस पड़ोस में है, कुतुब मीनार के बगल में ही, बहुत सुंदर है, देखना जाके। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और क्या है, जो कुतुब मीनार का प्लेस है वहाँ पर जाओगे तो आपको भगवान की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। मैंने खुद कितनी बार फोटो खींची है मूर्तियों की। घड़ी घंटा मिलेगा, शंख मिल जाएगा निशान बने हुए, वहाँ पर जैन देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी, उसके बाद से गणेश जी की मूर्तियाँ मिल जाएगी आपको। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था, जैसे अभी सरकारी अस्पताल होता है ना, वैसा ही था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ये किस तरह का क्वेश्चन है भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। एक दफ्तर खोला था इसे नियुक्ति के लिए। दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता के लिए जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। कितना सुंदर समय था उस समय, कितना मतलब बढ़िया किया था काम। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय ही थे। दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग बनाया था इसने, दीवान ए बंदगान, जिसमें क्या होता था, ये विभाग काम ही करता था दासों के देखरेख का। क्यों थे इतने दास भाई? इसने बोला था कर नहीं दे सकते हो तो उसके बदले दास दे दो। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, यानी कि लोग पैसे की जगह दास ले लेके जाके उनको दे देंगे। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाकर अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और कहाँ पर है ये? विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य। हम्फी नाम सुने होंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी जरूर याद रखना, यूपीएससी ने 2020 में पूछ लिया कि किस नदी के तट पर है विजयनगर, मतलब मैचिंग में दिया हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन राजा स्थापित हुआ था? आपको पता होगा, तैमूर का आक्रमण जब हुआ था, तुगलक वंश के बाद तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसका आंसर देख लेते 24 का। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर को बसाया किसने था? देखो राजधानी बाद में बनाया है, बसाया किसने था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। 67वीं बीपीएससी में पूछा है, हरिहर और बुक्का। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब दिल्ली में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक MBT, उसी समय बहमनी और विजयनगर दोनों की स्थापना होती है। दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे। विजयनगर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय था, जिसने बहमनी शासकों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध की बात कर रहा है तो कुली कुतुब शाह से लड़ा था। गोलकुंडा यानी कि वर्तमान का हैदराबाद। ओके, और मैं बता दूं, जब बाबर आया है भारत में उस समय कृष्णदेव राय ही शासक थे विजयनगर के। और बाबर ने अपनी किस पुस्तक जो तुजुक बावी है उसमें कृष्णदेव राय की बड़ी तारीफ की है कि भारत के महानतम राजाओं में से एक है कृष्णदेव राय। ओके, तुजुक बावी किस भाषा में लिखा हुआ है? तुजुक बावरी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता पूछ रहा है तो भू राजस्व ही थी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आपको पता होगा, हम्पी। अभी मैंने बोला ना, हम्पी हजारा राम मंदिर बहुत सुंदर है। वहाँ पर एक ऐसे मंदिर है हजारा राम मंदिर में, विठल देव मंदिर में, जो पता है क्या है, उसके जो खंभे हैं ना वो म्यूजिकल खंभे हैं।
हवा चलने पर इसमें से म्यूजिक की आवाज़ आती है, इसको ठोकने पर भी म्यूजिक की आवाज़ आती है। यूट्यूब पर जाना, सर्च करना, मिल जाएगा आपको। म्यूजिकल पिलर्स हैं वहाँ पर। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित? दीवान अर्ज, तो ये रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज अथवा आरिजे मुवालिक सल्तनत काल के सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिजे मुवालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। अधिकारी का नाम क्या था? आरिजे मुमालिक, और विभाग का नाम क्या था? दीवान अर्ज, रक्षा विभाग था, सैन्य मामलों का विभाग था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, रायगढ़। छत्रपति शिवाजी। बहवानी राज्य का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीर सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ था। बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी इसने। उसे गुलबर्गा को अपना नवस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बहमनी की राजधानी शुरुआत में क्या थी? गुलबर्गा। आगे बढ़ते हैं, और फिर उसको 4 भागों में बांट दिया गया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। ओके। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ये बहुत बार पूछा है, यूपीएससी ने भी एक बार इसको पूछा था। मराठा भू राजस्व प्रथा है सरंजामी प्रथा। इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी भी आता है। चौथ और सरदेशमुखी ये भी मराठा कर प्रणाली में ही आता है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि खराज, उस्र और मुक्तई। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आधा, 1/2, समझ रहे हो ना? प्राचीन भारत में 1/6 होता था कर, अभी 1/2 की बात कर। अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर देख लेते हैं। 37 का आंसर दिया है ए, यानी कि सुहरावर्दी संप्रदाय से थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, सुहरावर्दी संप्रदाय। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि, और यहाँ पर ये कहाँ किस इलाके में था वो देख लेते हैं। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से ही प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन अरीफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि प्रमुख हैं, और इस सुखमय जीवन जीते थे। मतलब कि राजा से ये क्या बोलते हैं, अनुदान वगैरह स्वीकार करते थे ये सोहरावर्दी लोग। जबकि जो चिश्ती संप्रदाय है ये राजा से अलग रहने की कोशिश करते थे राजनीति से। इन शासकों से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 व 150 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। इसका आंसर ई दिया है, यानी कि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों हो जाएगा। ये कठिन क्वेश्चन हुआ, इसको जरूर ध्यान में रखना। जवाबित का संबंध किससे था? इसका आंसर ये हो जाएगा, राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के होते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबा। तांबा का जीतल होता था, बाकी ये दोनों चांदी के होते थे। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। सबसे पहले कागज़ का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? चीन में। तबकाते नासरी का लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, मिन्हाजुस सिराज। सभी भक्ति संतों के माध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी उनकी समान विशेषता? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। लोकल भाषा का प्रचार प्रसार भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत हुआ है। मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की बात हो रही है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से, निजामुद्दीन औलिया जी जो थे उन्होंने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने मना कर दिया था, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बारहमासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। मलिक मोहम्मद जैसी ने की है बारहमासा की रचना। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। जैसी के पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्मावत पता ही है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका क्या हो जाएगा? उसकी सैन्य कुशलता। तुलगामी प्रथा वगैरह सब तो थी ही। अगर ई ऑप्शन होता तो ई सबसे सटीक आंसर होता। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? आगे आने क्वेश्चन तुर्की भाषा में लिखा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। 1532 ईस्वी में।
निम्नलिखित में किसने अपनी बादशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा नाम दिल्ली में बहुत सुंदर है, ये हुमायूं का मकबरा जो है उसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अगर उसको देखो तो लगेगा जैसे लाल रंग का ताजमहल है, उतना विशाल तो नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर है, उसी फरमा में है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद के युद्ध होते हैं। ओके, बाकी ये सबके अलग अलग डेट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेर शाह सूरी ने। पहले हजरत आला फिर बाद में सुल्तान। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इस बार भी पूछा है, तो सासाराम में है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? सबको पता होगा, हकीम खान। हकीम खान था सेनापति उनका। ओके, और अकबर की सेना का मान सिंह। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में मिलाया, और 1580 ईस्वी में पूर्ण रूप से शासन वहाँ पर शुरू हो गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ तो उस समय भारत का शासक कौन था? इस बार ही पूछा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। 58 का डी हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नवरत्नों में से एक था ये, और यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमदुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। इसको बेबी ताज भी बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। संगमरमर का पहली बार उपयोग यहीं पर हुआ था। सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा यही है। तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा क्या होता है? पत्थर से फूल बनाना, है ना। पित्रादुला और संगमरमर का पहला उपयोग यहीं पर हुआ था, व्हाइट मार्बल का। ओके, पित्रादुरा निम्न से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करना, अभी मैंने बताया। मध्यकाल बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो लगान निर्धारित करने का तरीका था बटाई, अभी भी होता है ये। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाना बनवाया था? तो हुमायूं ने बनवाया था। इसका आंसर ए दिया है। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खान, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था, हुमायूं ने ही बनवाया था। बीपीएससी ने इसका सही उत्तर बी को माना था, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसका सही आंसर ए है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा था, तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। इसमें से कोई सा भी नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के समय में यूरोपीय चित्रकारी भारत में प्रवेश कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के दरबारी थे दसवंत और बसावन। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में थी, ये तो सबको पता होगा। और क्या क्या लिखा है ऊपर पढ़ देता हूँ जरा, कि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने एक वीडियो में गिनाया है कि दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्कन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश ये सब पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो ये अकबर की उपज है, जब्ती प्रणाली। 10 साल जो प्रणाली आई थी ना कर वसूलने के लिए, 10 साल का एवरेज निकाल के कर वसूलना, उसी के तहत जब्ती प्रणाली भी। भू राजस्व वसूली के जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरूल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। मतलब वही था कि भू उपज कर निकाल लो, उसको भू को माप लो, उस आधार पर कर लगाओ। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसने बोला था? अकबर का नाम जब भी आए तो किसका नाम जाता है? विलियम फिंच का। विलियम फिंच ने बोला था कि इलाहाबाद का जब किला बन रहा था, प्रयागराज का किला, तो उस समय 5 से 20,000 मजदूर 40 साल तक काम कर रहे थे। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जैनुल आबदीन का नाम आता है, सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है।
दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। जो मनसबदारी प्रथा हम पढ़ते हैं उसी में आगे ये जुड़ गया था, दो अस्पा सिंहस्पा। इसमें दो अस्पा, इसमें मनसबों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने होते। किसी को 5,000 का सवार मिला हुआ है दर्जा, तो उसको 10,000 घोड़ा रखना पड़ेगा। सिंहस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार के 3 गुने घोड़े रखने होते थे, यानी कि 15,000 घोड़े रखने होंगे 5,000 के जात और सवार वाले मनसबदार को। ईरान के शाह और मुग़ल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी ईरान के शाह और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सबको पता होगा किसने करवाया था। इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव। ये कठिन क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब जो है, काफिरों का देश जो है, उसको दारुल इस्लाम बनाना है, मुस्लिमों का देश बनाना है। समझ गए होगा मतलब। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, अगला है मुगल प्रशासन मुहतसिब क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब होते थे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? 79 तक जाना है। उसको आधुनिक भारत कल से शुरू करेंगे। मुगल प्रशासन मदद मास इंगित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि। अनुदान की भूमि, जैसे बिहार के शासक, मैं नाम भूल रहा हूँ, दरभंगा का उनको दिया गया था। दरभंगा का जो इलाका है ना, वो उनको दान में दिया गया था राज करने के लिए। उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, आएगा नाम तो बता दूंगा मैं। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। वो जो दरभंगा के शासक है ना, उन्होंने ही अकबर पर एक किताब लिखी थी, जिससे खुश होकर उनको दिया गया था वो राज्य। ठाकुर हैं कोई, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो दरभंगा का अभी भी राज है, वो उसी खानदान से संबंधित थे। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को उसका वजीर मंत्री ने ही दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। ओके, तो हमने 106 से 107 के करीब में क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना है ना, वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा एक मनोबल मिलता है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।